कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच 30 किलोमीटर लंबी एक रहस्यमयी श्रृंखला जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, कुछ इसे राम सेतु। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला है या फिर 7000 साल पहले बना एक प्राचीन मानव निर्मित पुल? और जब नासा की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं, तो दुनिया भर में बहस छिड़ गई। क्या सच में समुद्र के नीचे मिला है कोई प्राचीन ढांचा? क्या पत्थर पानी पर तैर सकते हैं? और क्या भूविज्ञान रामायण की कहानी से मेल खाता है? इसी रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए शुरू करते हैं आज की यह खोज। समय की धूल में दबे एक युग में, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की रेखाएं खिंच चुकी थीं, तब एक राजा, एक पति और एक योद्धा राम समुद्र के किनारे खड़े थे। लंका सामने थी, माता सीता वहां कैद थीं, लेकिन बीच में था अथाह समुद्र। रामायण के अनुसार समुद्र पार करना असंभव था। न नौसेना थी, न जहाज, न कोई आधुनिक तकनीक। तभी कथा में प्रवेश होता है वानर सेना का और 2 अद्भुत पात्रों का, नल और नील। कहा जाता है कि नल और नील को वास्तुकला और निर्माण की विशेष विद्या प्राप्त थी। उन्होंने समुद्र में पत्थर डालने का आदेश दिया और चमत्कार हुआ। पत्थर डूबे नहीं, वे पानी पर तैरने लगे। दिन रात अथक परिश्रम से 5 दिनों में एक पुल तैयार हुआ, सेतु बंध, जिससे पूरी सेना लंका पहुंची। लेकिन यहां कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, यह इंजीनियरिंग की भी है। क्या वास्तव में हजारों सैनिकों ने समुद्र में चट्टानें व्यवस्थित ढंग से रखीं? क्या उस समय समुद्र का स्तर अलग था? क्या यह प्राकृतिक उभार था जिसे सेना ने मजबूत किया? रामायण इसे दिव्य कार्य कहती है, लेकिन कई विद्वान इसे प्राचीन मानव कौशल का उदाहरण मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्थान पर आज राम सेतु दिखता है, वही क्षेत्र ग्रंथों में वर्णित सेतुबंध से मेल खाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इतिहास और भूगोल का अद्भुत संगम? यहीं से शुरू होती है हमारी खोज, जहां कथा, इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं। साल 2002 एक साधारण सी सैटेलाइट तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई और अचानक पूरी दुनिया में हलचल मच गई। तस्वीर में साफ दिखाई दे रही थी तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पत्थरों और रेत की एक लंबी, लगभग सीधी श्रृंखला। लोगों ने कहा, यह वही राम सेतु है। कुछ ही घंटों में तस्वीर वायरल हो गई। दावे होने लगे कि नासा ने प्राचीन मानव निर्मित पुल का प्रमाण दे दिया है। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा। लेकिन फिर आया नासा का आधिकारिक बयान। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमने सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी जारी की है। हम यह दावा नहीं करते कि यह संरचना मानव निर्मित है। तो फिर सवाल उठता है, अगर यह प्राकृतिक संरचना है तो यह इतनी व्यवस्थित और रेखीय क्यों दिखती है? भू विश्लेषकों ने बताया कि यह क्षेत्र उथले समुद्र का है। यहाँ रेत के टीले, कोरल रीफ्स और चूना पत्थर की संरचनाएं समुद्री धाराओं से मिलकर ऐसी आकृति बना सकती हैं। लेकिन एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया। कुछ समुद्री सर्वेक्षणों में पाया गया कि ऊपर की चट्टानों के नीचे महीन रेत की परत है, जैसे मानो बड़े पत्थर किसी नरम आधार पर रखे गए हों। क्या यह समुद्र की प्राकृतिक रचना है या किसी प्राचीन हस्तक्षेप का संकेत? नासा की तस्वीरों ने जवाब कम, सवाल ज्यादा पैदा किए। और अब जांच सिर्फ आस्था की नहीं रही, यह भूगोल, पुरातत्व और तकनीक की संयुक्त परीक्षा बन चुकी थी। राम सेतु की कथा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है
पत्थरों का पानी पर तैरना। अगर पत्थर डूबते हैं तो फिर वानर सेना ने समुद्र पार कैसे किया? विज्ञान इस प्रश्न से भागता नहीं, वह उसे परखता है। दुनिया में एक प्रकार का पत्थर होता है, प्यूमिस स्टोन। यह ज्वालामुखीय गतिविधि से बनता है। लावा जब अचानक ठंडा होता है तो उसमें गैस के हजारों बुलबुले फंस जाते हैं। परिणाम एक हल्का छिद्रयुक्त पत्थर जो कुछ समय तक पानी पर तैर सकता है। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। रामेश्वरम और मन्नार क्षेत्र किसी सक्रिय या प्राचीन ज्वालामुखीय जोन में नहीं आते, तो वहां प्यूमिस बड़े पैमाने पर कैसे मिला? कुछ स्थानीय लोग आज भी ऐसे पत्थर दिखाते हैं जो पानी पर तैरते हैं, लेकिन परीक्षण बताते हैं अधिकांश तैरते पत्थर वास्तव में छिद्रयुक्त कोरल होते हैं। वे पूरी तरह ठोस चट्टान नहीं, बल्कि जैविक संरचना से बने हल्के ढांचे होते हैं। एक और संभावना सामने आती है। क्या प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने लकड़ी, वनस्पति या अन्य हल्की सामग्री के साथ पत्थरों को जोड़ा होगा? या क्या समुद्र का स्तर उस समय इतना कम था कि पत्थर वास्तव में गहरे पानी में नहीं डाले गए थे? यही वह बिंदु है जहां कथा और विज्ञान एक दूसरे के करीब आते हैं। शायद तैरना शब्द शाब्दिक चमत्कार नहीं, बल्कि उथले समुद्र पर टिके रहने का प्रतीक था। लेकिन अभी भी सवाल बाकी है, क्या यह पूरी संरचना प्राकृतिक है या प्रकृति के ढांचे पर मानव हस्तक्षेप की छाप मौजूद है? अब तक हमने कथा सुनी, तस्वीरें देखी और तैरते पत्थरों की संभावना को परखा, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है भूविज्ञान की अदालत में। जियोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि रामेश्वरम और मन्नार के बीच का क्षेत्र उथला समुद्री इलाका है, जहां गहराई कई स्थानों पर सिर्फ 1 से 3 मीटर तक है। हजारों साल पहले समुद्र का स्तर आज से कम था। आइस एज के बाद जब बर्फ पिघली, तब समुद्र धीरे धीरे ऊपर आया। संभव है कि किसी समय यहाँ प्राकृतिक भूमि पुल मौजूद रहा हो। रेत के टीलों, प्रवाल भित्तियों और चूना पत्थर के जमाव से बना। समुद्री धाराएं लगातार रेत और जैविक अवशेष जमा करती रहीं। धीरे धीरे एक श्रृंखला बनती गई, जैसे समुद्र ने खुद एक मार्ग तैयार किया हो। लेकिन यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि ऊपर की चट्टानों की आयु नीचे की रेत से अलग है, जैसे भारी पत्थर बांध में लाकर रखे गए हों। क्या यह प्राकृतिक संरचना पर मानव हस्तक्षेप था? क्या किसी प्राचीन सभ्यता ने मौजूदा उथले मार्ग को मजबूत किया? भूवैज्ञानिक मानते हैं यह पूरी तरह कृत्रिम पुल नहीं लगता, लेकिन यह भी निश्चित नहीं कि इसमें कोई मानवीय योगदान नहीं था। शायद सच्चाई यह है, प्रकृति ने आधार बनाया और मनुष्य ने उसे उपयोगी रूप दिया। और अगर ऐसा है तो यह केवल आस्था नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण हो सकता है। अब प्रश्न केवल संरचना का नहीं, समय का है। रामायण की घटनाओं को कई परंपराएं लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुराना मानती हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं? राम सेतु क्षेत्र में अलग अलग अध्ययनों ने भिन्न भिन्न आयु बताई है। कुछ समुद्री जैविक नमूनों की कार्बन डेटिंग लगभग 3500 वर्ष पुरानी निकली। कुछ प्रवाल संरचनाएं 6000 से अधिक वर्ष पुरानी बताई गईं। समस्या यह है, हम चट्टानों की नहीं, उन पर उगे जैविक तत्वों की आयु माप रहे हैं। अगर किसी प्राकृतिक संरचना पर बाद में प्रवाल विकसित हुआ हो, तो कार्बन डेटिंग उसकी मूल निर्माण तिथि नहीं बताएगी। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है, संरचना के विभिन्न हिस्सों की आयु में अंतर संकेत देता है कि यह क्रमिक प्रक्रिया थी। पहले प्राकृतिक आधार बना, फिर उस पर समय समय पर बदलाव हुए।
लेकिन निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण जैसे उपकरण, मानव अवशेष या स्पष्ट निर्माण चिन्ह अब तक नहीं मिले। यही इस विवाद का केंद्र है। क्या हम समय रेखा को गलत पढ़ रहे हैं या यह संरचना वास्तव में प्राकृतिक विकास का परिणाम है? इतिहास और विज्ञान की घड़ी अब भी एक ही समय नहीं दिखा रही। हर रहस्य सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहता, कुछ समय के साथ पहचान और राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। ब्रिटिश काल में इस संरचना को एडम्स ब्रिज नाम दिया गया। इस्लामिक परंपरा के अनुसार आदम स्वर्ग से उतरकर इसी मार्ग से श्रीलंका से भारत आए थे। औपनिवेशिक नक्शों में यही नाम दर्ज हुआ और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में प्रचलित हो गया। लेकिन भारत में इसे सदियों से राम सेतु कहा जाता रहा। यह केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। यहीं से विवाद की दूसरी परत शुरू होती है। क्या नाम बदलने से इतिहास बदल जाता है? क्या एक वैज्ञानिक संरचना को धार्मिक पहचान दी जा सकती है, या क्या धार्मिक परंपरा को केवल मिथक मानकर खारिज कर देना उचित है? आधुनिक भारत में यह मुद्दा अदालतों तक पहुंचा। सरकारी दस्तावेजों, पुरातत्व रिपोर्टों और धार्मिक दावों के बीच तीखा मतभेद सामने आया। कुछ लोगों के लिए यह आस्था का प्रतीक है, कुछ के लिए यह भूगर्भीय संरचना और कुछ के लिए राष्ट्रीय विरासत। राम सेतु अब केवल समुद्र के बीच पत्थरों की श्रृंखला नहीं रहा। यह पहचान, आस्था और विज्ञान तीनों का संगम बन चुका है। साल 2005 भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना को गति दी, सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। उद्देश्य था भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच जहाजों के लिए छोटा और सीधा समुद्री मार्ग बनाना। अगर यह नहर बन जाती तो जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, समय बचता, ईंधन बचता, व्यापार बढ़ता। लेकिन समस्या यह थी, प्रस्तावित मार्ग सीधे राम सेतु क्षेत्र से होकर गुजरता था। ड्रेजिंग मशीनें समुद्र की तलहटी को काटती और पत्थरों की उस श्रृंखला को तोड़ना पड़ता जो सदियों से वहीं मौजूद है। विरोध तुरंत शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक विरासत पर हमला बताया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ की प्रवाल भित्तियां नष्ट हो सकती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार से पूछा गया, क्या यह संरचना ऐतिहासिक है? क्या इसे संरक्षित किया जाना चाहिए? विकास और विरासत आमने सामने खड़े थे। आज भी यह परियोजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, क्योंकि प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। क्या आर्थिक लाभ के लिए इतिहास या आस्था को बदला जा सकता है? राम सेतु का रहस्य अब सिर्फ अतीत का नहीं, भविष्य का भी प्रश्न बन चुका है। अब तक बहस जमीन और सैटेलाइट तस्वीरों तक सीमित थी, लेकिन असली सच छिपा है समुद्र की गहराई में। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने साइड स्कैन, सोनार, सब बॉटम प्रोफाइलिंग और अंडर वाटर सर्वेज के जरिए समुद्र तल का अध्ययन किया। सोनार इमेजिंग में दिखाई दी लगभग सीधी रेखा में फैली चट्टानों की श्रृंखला। कुछ हिस्सों में पत्थर अपेक्षाकृत बड़े और असमान थे, जैसे उन्हें किसी क्रम में रखा गया हो। लेकिन जब सब बॉटम प्रोफाइलिंग से नीचे की परतों को देखा गया तो पाया गया कि चट्टानों के नीचे मुलायम रेत और समुद्री अवसाद मौजूद हैं। यह खोज दो तरह से समझी जा सकती है। पहली संभावना, यह प्राकृतिक रूप से बनी कोरल रीफ चेन है, जो समय के साथ समुद्री धाराओं से आकार लेती गई। दूसरी संभावना, प्राकृतिक उथले क्षेत्र पर बाद में बड़े पत्थर जमा किए गए हों, शायद मार्ग को स्थिर करने के लिए। अब तक कोई स्पष्ट उपकरण
निर्माण अवशेष या मानव गतिविधि का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, लेकिन संरचना की असामान्य रेखीयता अब भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है। आधुनिक तकनीक ने हमें तस्वीर दिखाई है, लेकिन व्याख्या अब भी खुली है। सवाल वही है, क्या यह प्रकृति की रचना है या प्रकृति और मानव प्रयास का संयुक्त परिणाम? राम सेतु केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं, यह विश्वास, भूविज्ञान और इतिहास का संगम है। सैटेलाइट तस्वीरें संरचना दिखाती हैं, सोनार स्कैन परतें उजागर करते हैं। विज्ञान इसे प्राकृतिक मानने की ओर झुकता है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप की संभावना पूरी तरह खारिज नहीं करता। शायद सच्चाई यही है, प्रकृति ने आधार बनाया और मानव ने उसे कथा में अमर कर दिया। समुद्र अब भी वही है और उसके नीचे छिपा रहस्य आज भी हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह खोज रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आप मानते हैं कि राम सेतु मानव निर्मित हैं? और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और विज्ञान की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।